नमस्कार, मैं अखिलेश गुप्त, फॉर्मर डीजीपी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। और आज के सेशन में हम स्वागत करते हैं गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी, जैसा कि आपको विदित है कि आप फाउंडिंग प्रेसिडेंट्स हैं नेशनल चरित्र निर्माण संस्था के, और आपका गीता के और गीता के उपदेशों के ऊपर और गीता के माध्यम से और गीता के संदेश और ज्ञान के माध्यम से कैसे चरित्र निर्माण किया जाए और कैसे अपराध मुक्त भारत और विश्व का निर्माण किया जाए, इस व्यवस्था में गोस्वामी जी काफी लंबे समय से समर्पित हैं और लगे हुए हैं। तो आज क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो रामकृष्ण गोस्वामी जी के बृहद अनुभवों से, उनके गीता के ऊपर जो उनकी पकड़ है, गीता का ज्ञान और उनके श्लोक का जो है जिस ढंग से वो विवेचन करते हैं और उसके माध्यम से जो उन्होंने एक धारणा बनाई हुई है और जो जिसके ऊपर जो है ना वो बाकायदा लगे हुए हैं, वो जो है उसमें उसका फायदा क्राइम फ्री भारत मिशन को मिले। इस मंतव्य से जो है हम आभारी हैं कि गोस्वामी जी ने दूसरी बार अपने बृहद जो है व्यस्तम शेड्यूल से समय निकाला है, और निश्चित तौर पर क्राइम अपराध मुक्त जो भारत है, यह मिशन जो है गोस्वामी जी के अनुभवों से और उनके गीता ज्ञान और उनके चिंतन से और इस यात्रा से निश्चित रूप से कामयाब होगा। तो ये आज का सेशन रहेगा, ये आपस में वार्तालाप का सेशन रहेगा। गोस्वामी जी जो है हमसे प्रश्न पूछेंगे और हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं गोस्वामी जी से कहता हूँ कि वो बताएं कि गीता का ज्ञान के माध्यम से चरित्र निर्माण और अपराध मुक्त भारत का जो उन्होंने परिकल्पना की है, वो हमारा जो अपराध मुक्त भारत है उन दोनों को कैसे जोड़ के वो देखते हैं। क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, दोनों का कहीं आगे जाके एक जगह पे जो है मिलन हो रहा है। बल्कि यदि ये कहा जाए कि दोनों एक ही सिक्के के जो है दो पहलू हैं, तो बहुत अनुचित नहीं होगा। जी गुप्ता जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये जो भगवत गीता में अर्जुन और जगत गुरु श्री कृष्ण दिख रहे हैं, इसको अपराध मुक्त भारत निर्माण के जो परिप्रेक्ष्य में आपने पूरा अभियान चला रखा है, वैचारिक अभियान, इसको हम लोगों ने 1998 में दिल्ली पुलिस के साथ शुरू किया था। और उस समय हम लोगों के संपर्क में आंतरिक सुरक्षा सचिव आईपीएस जो यूपी से थे, डॉक्टर सत्यदेव त्रिवेदी, वो संपर्क में आए और उनसे लंबी चर्चा हुई। उसी चर्चा के बाद 95 से 97 तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA दिल्ली, उसके साथ में बढ़ते अपराध, घटती सुरक्षा, मानव अधिकारों को खतरा, इस संदर्भ में लंबी चर्चाएं हुई। और उन चर्चाओं के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक लोक चेतना विकास अभियान का शंखनाद किया जाए और युवा में बढ़ती अपराध की मानसिकता की रोकथाम हेतु हम लोग एक व्यापक कार्यक्रम करें। और उस पर यह भी चर्चा हुई कि वो व्यापक कार्यक्रम किस रूप में किया जाए, कैसे किया जाए, उसका आधार क्या हो। तो उसमें किशोर और युवाओं के बीच में अपराध के कारण, परिणाम और बचाव, इन 3 बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। और उसमें जो व्यापक प्रशासनिक, पुलिस और कारागार अधिकारियों के बीच में चर्चा हुई,
शिक्षाविदों के बीच में, समाजशास्त्रियों के बीच में, उस चर्चा में ये आया कि भगवत गीता से बढ़कर धर्म अधर्म विवेक अर्थात कर्म अकर्म विवेक का कोई दूसरा विज्ञान इस संसार के अंदर नहीं है। और भगवत गीता खाली एक व्यक्तिगत रिफॉर्म का या बड़े से बड़े अपराधी को संत बनाने का एक लैबोरेटरी नहीं है, अपितु वो पूरा की पूरा एक वैश्विक व्यवस्था को दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठ नेतृत्व निर्माण की एक प्रयोगशाला है। और इसी दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने 5157 वर्ष पूर्व धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में अपने जन्म का लक्ष्य मैथिली जी घोषित करते हैं यदा यदा हि धर्मस्य के माध्यम से, और उसे भगवान जगत गुरु महायोगेश्वर श्री कृष्ण के उस जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति का जो साधन, जो आधार भगवान घोषित करते हैं भगवत गीता के माध्यम से कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही एक तरह से हर युग, हर प्रदेश और देश की शासन व्यवस्था की नीति का आधार है। इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में अपराधों पर नियंत्रण और मानव अधिकारों की रक्षा इस संदर्भ में देख सकते हैं। और आज वर्तमान में अगर हम किसान आंदोलन के, कल भारत बंद के उस आधार को भी लें, और उसमें दिल्ली पुलिस द्वारा शकरपुर लक्ष्मीनगर में 5 आतंकवादियों को पकड़ा जाना, और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को ये खतरा पैदा हो सकता है आंदोलन, इसमें खालिस्तानी एंटर कर गए हैं और पाकिस्तान आतंकवाद के माध्यम से एक असुरक्षा पैदा कर सकता है, आतंक पैदा कर सकता है, उसका प्रमाण दिल्ली पुलिस की आज की कार्रवाई से ये सामने आया है। दूसरा, शासन व्यवस्था के खिलाफ में विपक्ष जब बिना किसी सिद्धांत के, नीति के, आदर्श के जब एक अराजकता पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसको भगवत गीता में एक धर्म के विरुद्ध एक पाखंड शब्द का प्रयोग गीता में होता है कि हम राजनीति पाखंड के माध्यम से और लोक हित के उस सूत्र को लेकर के लोक हित की बात कर रहे हैं, किसान हित की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, उसमें एक आडंबर ओढ़ लिया जाता है और हम एक्चुअली उस सत्ता प्राप्त करने के लिए एक षड्यंत्र को उस रूप दे देते हैं। ये भी एक अपराध का एक स्वरूप है। अराजकता, व्यवस्था, आतंक, अलगाव, अशांति, शोषण, और जिससे कृषि क्रय विक्रय सोसाइटियों का निर्माण पहले किया गया था किसानों के हित को दृष्टि में रखकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट स्तर पर, आज उसको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक कृषि बिल के माध्यम से उन्होंने इसको किसान और कृषि के विकास के लिए लागू किया। और भगवत गीता का एक सूत्र देखिए, भगवत गीता एक समग्र दृष्टिकोण में एक विधायिका, कार्यपालिका, कारागार और समाज, इन सबका एक जॉइंट एक फोरम तैयार करने की वकालत करती है। भगवान श्री कृष्ण ने दो टूक भाषा में कहा है कि मनुष्यों में मैं राजा हूं, 10वें अध्याय का 27वां श्लोक, और 29वें श्लोक में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। इसका बहुत स्पष्ट अर्थ है कि अगर कोई शासक है, कोई प्रशासक है, उसकी जो नीति, सिद्धांत, आदर्श या विधि व्यवस्था पर उसका जो केंद्रीय तत्व होना चाहिए वो होना चाहिए यमराज के समान। और यमराज की कार्य करने की पद्धति में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है सज्जनों की रक्षा, इसको गीता कहती है परित्राणाय साधूनां, आज के परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों की रक्षा, और विनाशाय च दुष्कृताम् अर्थात अपराधियों को दंड।
अर्थात जो आतंकवादी हैं, दुराचारी हैं, दुष्कर्मी हैं, उनके खिलाफ में अगर शासन व्यवस्था में कठोर दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो वो सफल सार्थक शासक और प्रशासक हो ही नहीं सकता। और जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी एक शासन प्रशासन की होती है सुरक्षा की, तो शासन में सबसे महत्वपूर्ण 3 बिंदु जो आते हैं, सुरक्षा का पहला बिंदु आता है, इसलिए सुरक्षा पर एक महत्वपूर्ण पॉलिसी बनाई जाती है। और बिना सुरक्षा के ना शांति हो सकती है, ना सद्भावना हो सकती है और न विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से एक पूरी न्याय व्यवस्था को कर्म व्यवस्था में एक शासन के अंतर्गत लिया जाता है। शासन का मतलब है एक न्याय व्यवस्था, और न्याय व्यवस्था का मतलब है कर्म के अनुसार फल के योग्य की व्यवस्था। जैसा कर्म वैसा फल। और कर्म का जो गीता का दर्शन है या जो गीता की शिक्षा है, उसमें स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार करता है, और प्रकृति का मतलब है उसकी अपनी सोच, मन और बुद्धि। इसको हम दृष्टि या विचार या मानसिकता भी कह सकते हैं कि जैसा विचार वैसा व्यवहार, और जैसा व्यक्ति का व्यवहार उसी के अनुसार उसके फल का निर्धारण। अर्थात अच्छे व्यवहार के लिए उसको प्रोत्साहन देना, उसका संरक्षण करना, उसको मोटिवेट करना। और अगर कोई गलत काम कर रहा है, अर्थात अपराध कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, किसी को आतंकित कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो उस कर्म का फल निश्चित रूप से उसको नियंत्रित करके, उसको दंडित करके एक सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक आधार प्रदान करना है। तो ये जो अपराध मुक्त भारत निर्माण का जो आधार है, तो भगवत गीता निश्चित रूप से उस अपराध मुक्त भारत निर्माण की एक प्रयोगशाला, एक हम इसको मैनिफेस्टो कह सकते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उस इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को अगर हम देखें, तो उसमें जो राष्ट्रीय महान नेता थे, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, ये सभी भगवत गीता के एक प्रकार से विचारक थे, भक्त थे, अनुयायी थे। और भारत की सुरक्षा, शांति और जो आंतरिक सुरक्षा का आधार है, उसको जिसने सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रदान की, नीति बनाई, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भगवत गीता के भक्त थे। और भगवत गीता के सिद्धांत और नीतियों को आधार बनाकर उन्होंने एक श्रेष्ठ नेतृत्व शासन प्रशासन में, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में कैसे निर्मित किया जाए, उसको आधार बनाकर एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो आज हम उसी चिंतन के साथ में कि आज हम अपराध मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, इसका मतलब भारत के अंदर, देश के अंदर, समाज के अंदर जो अपराध की बढ़ती मानसिकता है, और अपराध की उस मानसिकता के विरुद्ध एक व्यापक लोक चेतना अभियान बहुत अनिवार्य आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत जो टाइटल से आपने की है। और एक श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बुनियाद भी अपराध मुक्त भारत निर्माण ही है। उसमें अगर हम एक भगवत गीता के इस चिंतन को, अपराध मुक्त भारत निर्माण के इस चिंतन को आधार बनाएं, तो इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमको श्रेष्ठ राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक एक नेतृत्व निर्माण के, विकास के उस कार्यक्रम को डेवलप करना होगा, उसको निर्मित करना होगा, जिसका संकेत शायद केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2020 को कर्मयोगी मिशन के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने रखा कि सिविल सर्वेंट्स को कर्मयोगी बनाया जाए। और इसी कर्मयोगी योजना का हम लोगों ने जब गुजरात की एक यूनिवर्सिटी, भक्त नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर 31 अक्टूबर को चर्चा की,
और उसमें उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू, जो कर्मयोगी योजना में भी पार्टिसिपेंट कर रहे थे, वो विशेष अतिथि के रूप में आए। ह्यूमन राइट्स कमीशन गुजरात के जस्टिस रवि आर त्रिपाठी जी मौजूद थे। उसमें ये लू साहब ने भी रखा, हमने भी रखा कि अगर पुलिस, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों को भगवत गीता के माध्यम से कर्मयोग की शिक्षा दी जाए तो एक श्रेष्ठ समाज, प्रदेश और राष्ट्र भारत निर्माण का जो संकल्पना है, जो प्रस्तावना है संविधान के अंदर, उस लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान गुप्ता जी हो सकता है। इसी दृष्टि से मैं आपके समक्ष की आपका ये अपराध मुक्त भारत निर्माण का जो ये विचार आया, जो इसके ऊपर आपने एक अपना कर्तव्य मानकर, एक धर्म मानकर जो उस अभियान को एक सर्विस में रहते हुए और रिटायरमेंट के बाद भी उसी कर्म निष्ठा से, कर्म योग से आप सतत उसको एक व्यापक और प्रभावी स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं, वो भगवत गीता के माध्यम से सबसे बड़ा धर्म अनुष्ठान है। सबसे बड़ी वो समाज और देश की सेवा का एक आधार निर्धारित करेगा। इसी दृष्टि से हम एक जो संवैधानिक उद्देश्य है, जो एक आध्यात्मिक उद्देश्य है एक महान भारत के निर्माण का, और उस महान भारत निर्माण के इस संकल्पना का एक आधार और है कि अगर विश्व सुरक्षित नहीं रहा, विश्व में शांति नहीं रही, सद्भावना नहीं रही, आतंकवाद नियंत्रित नहीं हुआ, तो भारत भी सुरक्षित, शांत, विकास और न्याय के, स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भारत उसी विश्व का एक अंग है। विश्व के प्रभाव, उसके कर्मों के परिणाम भी भारत निश्चित रूप से उसको मिलते हैं, उसको भोगना पड़ता है। इसलिए अपराध मुक्त भारत निर्माण के इस संकल्पना को अपराध मुक्त विश्व निर्माण की संकल्पना के साथ में और आगामी मानव अधिकार दिवस पर हम लोग इसी दृष्टि से एक मानव अधिकार सप्ताह का एक आयोजन कर रहे हैं और उसमें 10 से 16 दिसंबर तक का ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें 3 यूनिवर्सिटी, एक उत्तर प्रदेश की मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर, एक हरियाणा की चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद और गुजरात की भक्त नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जुड़ी हैं। और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास संस्थान लखनऊ को एक आधार बनाया है और 10 तारीख को इसका श्री गणेश उस संस्थान, ग्राम्य विकास संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। और 7 तारीख को जब भारत बंद का आह्वान किसान आंदोलन के अंतर्गत हो रहा है, तो हम गुप्ता जी के साथ में अपराध मुक्त भारत निर्माण पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा योग है, संयोग है। और इस अवसर पर इस किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भी हम कैसे इसको अपराधियों से, तुच्छ और संकीर्ण उस राजनीतिक षड्यंत्रों से मुक्ति प्रदान करें, ये भी अपराध मुक्त भारत निर्माण का एक निश्चित रूप से एक लक्ष्य होना चाहिए। और उसमें गुप्ता जी को इसे के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें गुप्ता जी किस प्रकार से अपने अपराध मुक्त भारत में इन तुच्छ, संकीर्ण और स्वार्थ के इस राजनीतिक उन मानसिकता वाले नेताओं को, दलों को किस प्रकार से नियंत्रित करके एक दिशा भी दे सकते हैं, उसमें एक लोक चेतना को जोड़ सकते हैं, उस संबंध में भी इस पर चर्चा गुप्ता जी होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आपने 2-3 बिंदुओं को जो है काफी अच्छे ढंग से सामने लाया है। एक तो गीता का ज्ञान, गीता का संदेश, फिर उसमें आज की परिस्थितियों में या माननीय मोदी जी ने जो कर्मयोगी योजना लाई है, या अभी किसान का जो आंदोलन हो रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े हुए पहलू हैं, ये 3 पहलू मुख्य तौर पे आपने सामने लाए हैं। तो इसमें हम पहले किसान वाले पक्ष को थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
जी देखिए, पहले किसानों का जो भी हमारा क्रॉप का एक तरीका था, वो क्रॉप रोटेशन और वो वैदिक पद्धति पे था, जो हमारे ट्रेडिशनल ज्ञान के ऊपर था, वो कहीं पे विलुप्त हो गया है। पहले हमारे उसमें गोबर की खाद, गाय माता की खाद, वर्मी कंपोस्ट से हमारी मिट्टी में जो है एक सौंधी खुशबू आती थी। हमारा आवश्यकता और उसके हिसाब से जो है हमारा प्रोडक्शन हुआ करता था। अब हमारे प्रोडक्शन जो है वो लालच के ऊपर आधारित हो गया है और वो किसी के द्वारा गवर्न नहीं किया जा रहा है। आज स्थिति ये हो रही है कि यदि मान लो टमाटर एक साल जो है यदि 70 और 100 रुपए किलो बिक रहा है, तो पूरी की पूरी दुनिया जो है ना वो टमाटर के उत्पादन में लग जाती है, या प्याज के साथ है तो प्याज के उत्पादन में लग जाती है। फिर जो है अति उत्पादन के कारण सपोर्ट मूल्य तो छोड़ो, वो किसी भी मूल्य पे बिकने की स्थिति में नहीं रहता है और फिर वो रोड पे फिरता है। और उसके कारण जो है कई जो है किसान वो इवन सुसाइड करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो व्यवस्था पहले वैदिक ज्ञान और उसके आधार पर हो रही थी, अब हमको वही व्यवस्था लाने के लिए अब हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। तो जैसे एज्यूम करिए कि यदि हमें माने कि चाहे वो राइस हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फल हो, हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, हम यदि उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, या हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डालना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या है, और हम उसको स्टैटिक मानने की बजाय हम उसको एस्टिमेटेड भी निकाल सकते हैं कि आगे चल के होगा, फिर ग्रोथ रेट होगी, उस तरीके से वैसा होगा। जी ये भी एक बहुत ही विडंबना का विषय है कि हमारा जो अच्छा उत्पादन है हम उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी कह के बाहर भेज देते हैं। हमारे नागरिकों को तो उसका स्वाद भी जो है ना ग्रहण करने का शायद अवसर नहीं मिलता। हालांकि दूसरा पक्ष भी है कि विदेशों के फ्रूट्स जो पहले यहाँ नहीं मिलते थे आजकल वो भी मिल जाते हैं, तो आपको वो भी, तो दोनों चीजों का संगम है। यहाँ पर क्राइम फ्री भारत के तहत ही हमने कई जो है भारत का चिंतन किया है, जिसमें ग्रीन, हर्बल, न्यूट्रिशन रिच, केमिकल फ्री, हेल्दी भारत की भी परिकल्पना की है, जो कि लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड भारत की बात है। और उसकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक वो ईश्वरीय स्वरूप धारण करना पड़ेगा जो गाइड करे। आज गाइड करने के लिए ना तो सरकार उपलब्ध है, ना ब्यूरोक्रेट उपलब्ध है, और ना ही दूसरे लोग, क्योंकि हर कोई अपने अपने पैरोकियल, अपनी अपनी छोटी सोच से सोच रहे हैं, अपने छोटे लाभ के लिए सोच रहे हैं। बड़ी चीज तो पूरे रडार से गायब है। तो चूंकि बड़ी चीज गायब है, अब उस चीज को, उस वैक्यूम को कैसे भरा जाए, इसका हमने एक पूरा एक तामझाम बनाया है, उसका एक पूरा सिस्टम बनाया है, जिसमें बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, और बहुत जल्दी हम उसमें भी मॉडल लेके सामने आएंगे। तो अकेला क्राइम फ्री भारत का लेके नहीं आएंगे, बल्कि जितनी भी समस्याएं जो है आज हमारा नागरिक किसी भी रूप से, किसी भी सेक्टर का जो महसूस कर रहा है, उसके लिए कोई ना कोई समाधान होगा। चूंकि आपने प्रश्न उठाया है, तो जो ये आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन दो तरीके की चीजों पे है। एक तो चीज पे ये है कि लोग बाग उसे ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लाभ की चीज है। पहले जो उनकी चीज मंडी से जुड़ी हुई थी और मंडी के रेट उनको डिक्टेट कर रहे रहते थे, और उनको सब ऑप्टिमल जो है रेट मिलते थे अपने फसल का, उससे जो है ना सरकार ने उन्हें आजाद किया है, उससे उनको राहत दिलाई है। अब उनका प्रोडक्ट किसी भी मंडी में, किसी भी जगह जहां से उसको बेस्ट प्राइस मिलेगी, वहां पे वो जा सकता है जी इंक्लूडिंग सर्वे के और बाकी आधार पर जो है, जो इवन कंपनीज हैं वो प्रो राटा बेसिस पे पहले से आपसे नेगोशिएशन और एग्रीमेंट में उतर के और आपसे जो है
वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसका एक जो लाभ है वो किसानों को। और दूसरी प्रॉब्लम जो उनको है कि हम कहीं पे ओवर प्रोडक्शन कर देना चाहते हैं और उसमें भी हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहते हैं। मिश्रा और गाल फुलाना, ये दोनों चीजें एक साथ होना ठीक नहीं है। तो अब कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है इंडिया का कंजम्पशन क्या है, कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट का एलिमेंट हमारा क्या है, यदि हम जो है ना उसकी फूड प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो उसका कंपोनेंट क्या है, आज क्या होगा और भविष्य में क्या होगा। यदि हम उसका पूरा ग्राफ बना पाते हैं और उसका पूरा वो बना पाते हैं और उसके आधार पर यदि हम ये तय कर पाए कि कितना एकरेज जो है ना किस लैंड में जो है ना जाना चाहिए, और फिर जो है एक ऐप के माध्यम से किसानों को अपना इंटेंशन जो है इंडिकेट करना है। उन्हें किसी से इजाजत नहीं चाहिए, किसी से भी परमिशन नहीं चाहिए। यदि 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 जो उनका इंटेंशन है, यदि वो लिमिटेड ड्यूरेशन कुछ अच्छा, तो यदि वो इंटेंशन जो है वो यदि विद इन जो स्टिपुलेटेड एकरेज के अंदर है, तो वो ग्रीन में उसको दिखाता रहेगा एंड यू कैन कंटिन्यू। अब अज्यूम करिए कि जो किसान का इंटेंशन एकरेज से बढ़ के वहां पहुंच जाता है जहां पे कि हमारा ओवर प्रोडक्शन कैटेगरी में चले जाएंगे, तो वो रेड में दिखाएगा एंड इट विल गिव ए वार्निंग कि नाउ यू आर नॉट एडवाइज्ड टू रियली गो फॉर दिस क्रॉप। एंड एनी पर्सन यदि इसके बावजूद भी उस क्रॉप को जो है वो होना चाहता है या होता है, तो ही विल नॉट बी एंटाइटल फॉर द मिनिमम सपोर्ट, बिकॉज वो जो है राष्ट्रीय नीति के तहत अगेंस्ट जो है ना डिसीजन, he is having no right to go और create a production, क्योंकि वो इस प्रोडक्शन को करके जहाँ इतना पैदा कर रहा है वहीं पे दूसरी चीजें जो आवश्यक है वो पैदा नहीं कर पा रही है और वहां पर डिफिशियंसी पैदा हो रही है। तो ये बैलेंसिंग को हमें जो है ना करना पड़ेगा, और ये बैलेंसिंग के साथ साथ जो है हमें एग्रीकल्चर में ये कुछ बंद कर सकते दरवाजा वगैरह जिससे आवाज थोड़ी सी कम हो। गोस्वामी जी मेरे ख्याल से आपके एंड पे आवाज हो रही है शायद। नहीं है, ये बीच में कहीं आवाज आ रही है। हाँ, वो बाहर से आ रही है, वो नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं हो सकता थोड़ा। वो अत्याचार होगा। अच्छा। तो जी जी हमें जो है एग्रीकल्चर को फिर लो कॉस्ट का ग्रीन हर्बल, और जो आपके गीता में भी कहा है और बाकी मैथोलॉजी में भी कहा है कि लक्ष्मी जी का निवास जो है वो गाय के गोबर में है। तो गाय के हर हिस्से में अलग अलग देवता विराजित हैं, और चूंकि लक्ष्मी जी थोड़ी सी किसी युगों में या किसी कारण से वो लेट हो गई और वो अप्रोच नहीं कर पाई, तब तक सभी स्थान भर चुके थे। तो जब लक्ष्मी जी पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी कोई जगह दे दीजिए। तो गाय माता ने कहा कि नहीं, वो तो अब सब जगह भर गई है, आप ही देख लीजिए, कोई जगह उपलब्ध नहीं है। तो फाइनली सेटल हुआ कि वो गाय के गोबर में जो है ना उनको जगह मिली। और इस माइथोलॉजिकल स्टोरी में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। वो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है कि हमें गाय और गाय के दूध और दूध के प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है, बल्कि यदि हम गोबर पे फोकस करेंगे तो सच में हमें लक्ष्मी जी मिलेंगी। तो हम उस गोबर को फिर उसमें घास पत्ती अर्थवर्म का हम यूज करें, केचुओं का यूज करें, उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करें, उसमें माइक्रोब्स को डालें। और आजकल माइक्रोब्स बहुत पावरफुल माइक्रोब्स आ गए। तो पहले देखिए जो क्रॉप रोटेशन में, जैसे आपका मूंग की और इसकी जो जड़ें होती हैं उनमें एक राइजोम होता है। उस राइजोम में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो वातावरण से सीधे न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करके सॉइल में जो है ना डाल देता है। इसी तरीके के बहुत सारे माइक्रोब्स आ गए हैं
जिनमें इतनी ताकत है कि वो जो है वातावरण से सीधे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके दे कैन कन्वर्ट इनटू द सॉइल और गेट इट इनटू द सॉइल। तो देखा जाए तो ये माइक्रोब्स कपल्ड विथ इस तरीके से जो गोबर की खाद है, इसको यदि हम जोड़ें तो हम अपने मिट्टी में फर्टिलाइजर की फैक्ट्री पैदा कर सकते हैं। और फिर हमारी मिट्टी में जो आजकल अभी केमिकल की बदबू आ रही है, वो केमिकल की बदबू नहीं आएगी। हमारी जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है दैट विल गो डाउन। हमारे लोग जो है वो सुसाइड नहीं करेंगे। गुप्ता जी इसके लिए तो गोबर, उसकी उपयोगिता, उसका संवर्धन के लिए गौ रक्षा और गौ संवर्धन एक अनिवार्य आवश्यकता है। उसके बिना गोबर का ये सारा कैसे कॉन्सेप्ट हो पाएगा? अगर गौ रक्षा ही नहीं होगी, बिल्कुल आप गौ संवर्धन ही नहीं होगा, जिसको गोवर्धन कहते हैं। गिरिराज, आप गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि गौ रक्षा करके आप जो है उसको गोबर आपको मिलेगा, गोबर मीन्स लक्ष्मी जी मिलेंगी। तो यदि आप गांव की रक्षा करेंगे तो आप लक्ष्मी जी की रक्षा कर रहे हैं, और लक्ष्मी जी की रक्षा करेंगे तो लक्ष्मी जी आपके जो है ना मिट्टी की रक्षा करेंगी और आपके यहाँ धन पैदा होगा। और उसमें यदि हम वर्तमान टेक्नोलॉजी को भी डाल दें, माइक्रोब्स को भी डाल दें, तो शुरू में चूंकि अभी मिट्टी को आदत लग गई है बहुत सारा जो है केमिकल फर्टिलाइजर को खाने की, तो शुरू में हो सकता है थोड़ा सा शौक लगे, लेकिन हम 1-2 साल में ही हमारा प्रोडक्शन इट विल एक्सीड एटलीस्ट 10 and 20% टाइम मोर देन व्हाट वी आर जो है ना प्रोड्यूसिंग नाउ जी। और वो चीज जो है केवल क्वांटिटी की बात नहीं है, जो ग्रेन होगा दैट विल बी गुड फॉर हेल्थ। आज हम जो खा रहे हैं उससे तो कैंसर हो रहा है। हमारा जो है जो हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर और बाकी केमिकल्स डाल रहे हैं, उसकी ओवरडोजिंग से हमारा वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो रही है। उसकी जो है ना केमिकल की लीचिंग से हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है ना पॉल्यूट हो रहा है, और हम चारों तरफ से कार्सिनोजेनिक मटेरियल से घिर गए हैं। तो हमें एक ओवरऑल सिस्टम देने की जरूरत है जो किसानों को गाइड कर सके। माननीय मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो जितने भी जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल के लेबोरेटरीज और उनके बच्चों को हम एक ऐप के माध्यम से उनसे टेस्ट कराएं, और वो रियल टाइम जो है ना वो टेस्ट के रिजल्ट अपलोड करते जाएं, तो हमें यहाँ बैठे बैठे सब चीज मालूम होगी कि वहां की मिट्टी में क्या दम है, उसे मिट्टी में क्या चाहिए, और हम अकॉर्डिंगली उस जगह के स्पेसिफिक हम खाद, उसके स्पेसिफिक जो है ना पेस्टिसाइड, और वो भी हर्बल पेस्टिसाइड और माइक्रो बेस्ड पेस्टिसाइड, हम वो जो है उनको उसी जगह पे पहुंचा पाएंगे। और इससे जो है हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा प्रोडक्शन होगा। आज जहां हम टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वहीं पे टेक्नोलॉजी की नेगेटिव डायमेंशन भी उतनी विभीषिकापूर्ण है। अब ये देखिए, एक बात आप मानेंगे कि जो बीज है, बीज का गुण है पौधा पैदा करना, पेड़ बनना, फल पैदा करना। यदि वही साइंटिस्ट सिर्फ इस फायदा को लेने के लिए कि उसका बीज बिके और वो जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड पैदा करता है, तो वो कितना बड़ा पापी है, उसकी सोच कितनी खराब है जी। और हमें ये भी नहीं मालूम है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हम सीड खा रहे हैं, हाउ इट विल बी रिएक्टिंग विद द ह्यूमन बॉडी। अल्टीमेटली हमारी बॉडी के हर सेल में डीएनए है, और ट्रिलियंस बाइट की जो मेमोरी है दैट इज लाइंग इन सेल। तो आपके दिमाग की जो मेमोरी है उससे कई गुना ज्यादा मेमोरी आपके सेल में है, जो कि आपके नॉर्मल बॉडी में है। नाउ ये जो सेल जो है, जो इस तरीके के भ्रमित सेल है, यदि वहां पहुंच के हाउ दे विल बी रिएक्टिंग विद आवर बॉडी, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हुए हमको कई सालों और कई सदियां भी लग सकती हैं, जब हम रियलाइज कर पाएंगे कि साहब हमारे ऊपर जो नेगेटिव असर आया है वो इन नेगेटिव टेक्नोलॉजीज के कारण आया है। लिहाजा वी शुड बी वेरी कॉशियस कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पॉजिटिवली यूज करें। हमारा वैदिक का जो ज्ञान है उससे हम इसको इंटीग्रेट करें, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बैलेंस्ड हो,
हमारा जो प्रोडक्शन है वो हर तरीके की चीजों का हो, हमारे प्रोडक्शन से जो है हम एक हेल्दी लिविंग की तरफ जाए। जो वर्तमान व्यवस्था है कि इलाज बेस्ड जो व्यवस्था है, ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। देखिए, जो डॉक्टर्स हैं जो कि एलोपैथिक जो है इलाज करते हैं, वो आपको स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पर एंटीबायोटिक दे देते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जहां से ये एलोपैथी आई है, वहां तो आसानी से एंटीबायोटिक आपको दिया नहीं जाता है। तो फिर इंडियन प्रोटोकॉल में खांसी पे जो है ना वो एंटीबायोटिक कैसे दे रहे हैं? ये दुनिया में हर किसी को मालूम है कि जो आपके वायरल या वायरल फीवर या वायरस वगैरह बेस्ड चीजें हैं, दे कैन नॉट बी कंट्रोल और कैन नॉट बी डन बाय द एंटीबायोटिक। तो फिर हमारे उसमें एंटीबायोटिक की डोज क्यों दी जा रही है? आप याद करिए, बचपन में आपको बहुत सी डोज दी जाती थी, 3 दिन की एंटीबायोटिक से अब हम 500 पे पहुंच गए, 750 पे पहुंच गए हैं। 5 से 7 दिन हुआ, 7 से 10 दिन हुआ, जब तक एंटीबायोटिक की डोज खत्म होती है आपका पूरा शरीर टूट जाता है। और वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी के अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं उनको जो है ना वो इलिमिनेट कर दे रहा है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी खराब होती है। तो हमें एग्रीकल्चर, उसके प्रोडक्शन का बैलेंस और उसका जो है एक सब चीजों का मेल होते हुए भाव से लोगों को अच्छा खाद्यान्न मिले, जिससे एक हम हेल्दी भारत निर्माण कर सकें, ये बहुत आवश्यक है। और हम लोग जो है बंदर उसके दौड़ में और जस्ट एक दूसरे को देख के जो है जो जो समय बोया वही बोने लगे और ज्यादा लाभ कमाने के लिए बोने लगे, उसकी बजाय हमें किस चीज की आवश्यकता है वो चीज पैदा की जाए और द बेस्ट चीज जो है हर किसी को मिले, including not only that grain, I am talking of fruits, I am talking of vegetable, and even I am talking of honey. और हनी को भी हम स्पेशल जो है फ्लावरों के हिसाब से हम उसको मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पैदा कर सकते हैं। और हम जो है इन हर्बल कंपोनेंट्स को लेके हम अपनी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्ली वी विल नॉट फॉल सिक। आज के सिस्टम ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हम लोग ढेर सारी दवाओं को खा रहे हैं और हम दवाओं के आधार पर जी रहे हैं। एंड जो गरीब व्यक्ति है, क्योंकि उसको ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, तो वो जो है जो भी नेगेटिव चीजों है उसका ज्यादा असर जो है ना उन गरीबों पर पड़ रहा है और बीमार होने की मार भी उन पर ज्यादा पड़ रही है और इलाज कराने के लिए उनको पैसा है नहीं। तो मुझे लगता है कि जो ये हम टेक्नोलॉजी का यूज करके किसानों को गाइड कर पाए, किसानों को जो है सस्ती खेती दे पाए, किसानों को उनके अच्छा मूल्य मिल पाए और उनको जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए डिपेंड ही ना रहना पड़े, हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम वो सिस्टम तब क्रिएट कर पाएंगे जब हम वैसा सोचेंगे। रही बात आपका सेकंड है कर्मयोगी वाला। अब कर्मयोगी के बारे में थोड़ा सा मैं, अभी नितिन गडकरी जी ने एक आई डोंट नो, आपने शायद आपको मैंने भेजा था, उन्होंने एक NHAI की एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया जो कि 200 करोड़ की थी और उन्होंने जो उसका भाषण दिया वो बहुत ही मेरे ख्याल से बेहतरीन, अब तक मैंने ऐसा भाषण किसी भी चीफ गेस्ट के द्वारा देते हुए मैंने नहीं देखा। उन्होंने ये कहा कि आमतौर पर जब हम किसी बिल्डिंग का उद्घाटन करते हैं तो तारीफ करने का एक औपचारिकता होती है, लेकिन मेरे मुंह से तारीफ के शब्द नहीं निकल रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। तो मैं किसी दूसरे से तो कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं अपनी शर्म का तो जो है ना का इजहार कर ही सकता हूं। और फिर उन्होंने कहा कि साहब ये बिल्डिंग कंसीव की गई थी 2008 में और इस बिल्डिंग की जो टेंडरिंग है वो 2011 में हुई। इस दौरान 8 चेयरमैन रहे हैं, 2 सरकारें रही हैं और उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं जो है 4 बैठक जो है ना इसकी ली है इनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो मुझे शर्म आ रही है कि 200 करोड़ के छोटे से काम करने में इन्हें इतना लंबा समय लगा
लगभग 9 साल से इन्होंने ज्यादा का समय लिया है। यदि हम 8 से 11 का 3 साल का सफर वो छोड़ भी दें, अदरवाइज यदि हम 8 से काउंट करें तो टोटल 12 साल का समय लगा। और जो हमारे ये कर्मयोगी हैं, ये फाइल पे जो है ना खेल खेलने के जो आदी हो गए हैं, उन्होंने कहा कि इन कर्मयोगियों के फोटो जो है ना उनके कार्यालय में लगाए जाएं और इसके बारे में एक रिसर्च स्टडी की जाए। और फिर उन्होंने धीमे से अपनी उसको बात में कह भी दिया है कि यदि इनसे कहेंगे तो ये अपना दोष किसी दूसरे के ऊपर मढ़ देंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी, हमारे माननीय जो है ना प्राइम मिनिस्टर महोदय बेहतर करेंगे यदि इन कर्मयोगी का जो आकलन है इसको जो है, अब हर चीज जो है ना ई फाइलिंग से हो रही है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसको किसने कितना कंट्रीब्यूट किया वो जो है ना टेक्नोलॉजी उसको निकाल के उनके आकलन में कन्वर्ट कर देगी। यदि हम ऐसा आकलन डाल देंगे तो निश्चित तौर पर एक कर्मयोगी सही मायने में कर्मयोगी हो जाएंगे। जो ज्यादा बड़े पद पर बैठा हुआ है उसे ये चिंता होना चाहिए कि उसका काम जो है वो क्वेरी निकालना नहीं है, उसका काम है कि बड़े चिंतन का करना है और बड़े चिंतन का अगुवाई वो करे। राधन बड़ा चिंतन कहीं नीचे से आ रहा है और आप उसमें क्वेरी कर रहे हैं, आप या जो है ना उसमें बल्कि कई बार सांठगांठ करके लिटिगेशन का जो है ना आधार भी कहीं ना कहीं इन कर्मयोगियों के कारण होता है। तो जो एक कर्मयोगी हैं, इन कर्मयोगी को घेर के ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए और इसके पूरे फार्मूले मेरे पास रेडी है। मुझे तो जो है ना माननीय प्रधानमंत्री जी आदेश करें, आई कैन कन्वर्ट दैट इन नो टाइम। 6 महीने के अंदर वो सिस्टम लागू हो जाएगा और ये सभी कर्मयोगी सही मायने में कर्मयोगी हो जाएंगे। अभी एक कर्मयोगी नहीं है, ये सत्ता का जो है को जो धारण करने वाले हो गए हैं, ये अपने आप को सरकार मानने लगे हैं, ये जो है अपने आप को सेवक ना मान के अपने आप को सरकार मान रहे हैं। हमें इस बात से ऊपर उठना पड़ेगा। तो अब जो है कर्मयोगी के बाद रही टेररिस्ट की बात, तो यदि कोई भी टेररिस्ट, कोई भी नेटवर्क जो है वो छिप नहीं सकता है। गुप्ता जी एक सेकंड, आपने जो कर्मयोगी, नितिन गडकरी, ये सारे फोटो लगाने की जो बात कही है, समय पर काम नहीं करना, उसकी कॉस्ट बढ़ाकर भ्रष्टाचार करना, ये भारत और मानवता के प्रति अपराध है या नहीं? 200% है। तो मैं अगर है और हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय को पता है कि अपराध हुआ है, तो जिसकी जिम्मेदारी जिस ऑफिसर को दी थी उसके प्रति दंड की व्यवस्था का निर्णय क्यों नहीं लिया गया? ये बात अगर नहीं लिया गया, हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं गीता की उसी पर आ रहा हूं। ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही और उन्होंने अपनी कमी मानी कि जब दंड लेने का काम आता है तो वो अगर शासक और प्रशासक नहीं, आज की परिप्रेक्ष्य में जो शासक है वो यही मंत्रिमंडल के लोग हैं। उस शासन व्यवस्था में मंत्री अगर गलत काम का दंड की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो ईमानदारी की बातें करना, समाजवाद की बात करना, देश प्रेम की बात करना, विकास की बात करना, न्याय की बात करना, वो शायद निरर्थक है। एक्चुअली कर्मयोग का मतलब ही यही है। हाँ, कर्मयोग का मतलब ही यही है कि जो आदर्श है, जो सिद्धांत है, जो नीति है, जो नियम है, उसके विरुद्ध जो आचरण है उसके खिलाफ में एक्शन लेना, अर्थात उसको दंडित करना कठोरता के साथ में। अगर एक को दंडित करते हैं, 5 को दंडित करते हैं, तो वो अपने आप 90% लोग उस भय से उस अपराध को नहीं करेंगे और इसके बिना शायद अपराध मुक्त भारत निर्माण की कल्पना संभव नहीं है। एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो राजनीतिक हो, और गीता इसको बिल्कुल क्लियर करती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो कर्म योग नहीं है, वो अपराध है, वो विकर्म है। विकर्म शब्द का प्रयोग किया गीता ने कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। संकट यही आ रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं जब
एसपी रैंक में था उस समय, मैं एक अपने ही जूनियर कलीग से बात कर रहा था। उस समय मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो एसपी लोकायुक्त थे। तो मैंने पूछा क्या क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा सर वो सांप सपोलों को पकड़ रहा हूँ। तो मैंने क्यों भाई? तो बोले नाग को पकड़ने की तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि नाग देवता कहते हैं कि देखो छूना मत, मैं शंकर भगवान की जो है ना गले की शोभा हूँ, ये पृथ्वी मेरे ऊपर टंगी हुई है, यदि मैं थोड़ा सा भी हिल जाऊंगा तो ये पृथ्वी कंपायमान हो जाएगी। तो साहब नाग देवताओं को तो पूजा करने की स्थिति बन रही है, नाग देवताओं को पकड़ने की औकात नहीं रही है, तो हम सांप सपोलों को पकड़ रहे हैं। मैं अपने उन अधिकारियों की जो है ना, उन्होंने गागर में सागर भरने वाली बात कही, और वो उस समय की बात कही जब हम लोग एसपी रैंक में थे। अब तो जो है ना डीजी बन के कई सालों तक डीजी रहने के बाद रिटायर हो गए हैं। तो अब तो स्थिति और भी ज्यादा अब कहीं ना कहीं हमें जो है, जो आप कर्मवीर वाली बात कर रहे हैं, जो व्यवस्था में हमें ऐसी पैदा करना पड़ेगी, जो गड़बड़ कर रहा है उसको सिस्टम पकड़ पाए, और उसको जो है बिना किसी उसके, जो अच्छा कर रहा है उसे अच्छा देने करने का श्रेय दिया जाए, और जो अच्छा नहीं कर रहा है उसका सही ढंग से आकलन हो, उसकी एसीआर एडवर्स हो, जिससे कि लोग बाग ये दाव पैंच और जो गेम खेल रहे हैं ये गेम खेलना बंद हो। और जो बेसिकली अभी बीच में जो है एसीआर का सिस्टम डिजिटाइज किया गया था, उसको कहने के लिए 360 डिग्री कर दिया गया, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं डाला गया, बल्कि उससे जो है नुकसान ही ज्यादा हुआ। हमें जो है कैप्चरिंग जो है ऑफ द परफॉर्मेंस शुड बी डन ऑब्जेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि कहीं पे सब्जेक्टिव पार्ट किसी सुपीरियर से लेना भी है या जूनियर से लेना भी है, तो वो पूरे आकलन का 5%, 2% या 10% से ज्यादा तो कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी को आपके माइक्रो एलिमेंट की भी जानकारी है, और उसको जो है ना बड़े ऑब्जेक्टिवली प्रेसिपिटेट करके उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करने में टेक्नोलॉजी को कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हर किसी को मालूम हो मेरा आकलन इसमें होने वाला है, और वो पूरी एनर्जी उसी में लगाएगा। देखिए मैं आपको एक छोटे सा उदाहरण देता हूँ। हम लोग जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू IAS IPS बनते हैं। हम लोग को मालूम है कि जो इसमें मार्क्स आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी मार्क्स के आधार पर हमको सर्विस मिलेगी, इसी मार्क्स के आधार पर हमको कैडर मिलेगा। तो हर कोई अपनी पूरी एनर्जी उस मार्क्स में लगा देता है। अभी हमारे कर्मयोगियों को ये मालूम नहीं है उनको पद कैसे मिलेगा, उनको मालूम है तो वो बहुत सारे प्रयासों में लगे रहते हैं, उनकी एनर्जी वहां नहीं जाती, बल्कि वो जो है साठ गांठ और कैसे जो है ना शतरंज का गेम खेला जाए, इस जो है ना उसमें ज्यादा निपुण हो जाते हैं, और उसके कारण जो है कर्मयोगी उनको कर्मयोगी शब्द का जो है करना। तो माननीय मोदी जी को चाहिए कि यदि वो कर्मयोगियों को कर्मयोगी बनाना चाहते हैं तो हम जैसे कुछ लोगों की कमेटी बना दी, हम जो है ना 6 महीने के अंदर उनको टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, और इन्हीं से जो है ना इनका व्यूज भी लेंगे, एंड वी वुड बी इन पोजीशन टू क्रिएट ए सिस्टम जिससे ये जो कर्मयोगी हैं ये सच में कर्मयोगी का काम करेंगे, और वो जो है ना चिंतन भी हायर करेंगे, बड़ी चीजें सोच पाएंगे और बड़ी चीजें कर पाएंगे। अभी जो बैठे हुए लोग वो टिक करके सिग्नेचर करते हैं, या उसको डिले करने के लिए चर्चा के लिए लिख देते हैं, या कुछ अनावश्यक क्वेरी कर देते हैं, और उस क्वेरी को जो है जवाब आने में और उसमें डिले करते करते कई बार उसी चीज को 4 या 5 साल के विलंब से वो अप्रूव करते हैं। जैसे 2008 का चीज 2011 में हुई, उसी तरीके के गेम जो है ना खेले जाते हैं। तो यदि मैं सुपीरियर हूं तो मेरा चिंतन, मेरा कंट्रीब्यूशन करने का जो कैपेसिटी है वो बड़ी होना चाहिए। हम जो है बड़ा सोचने सकना चाहिए, और फिर हम एग्रेसिवली काम करें, कमेटियां बनाएं, रादर देन जूनियर से कहें कि वो बना के लाएं और हम उसमें क्वेरी करें। रादर हम जो है स्ट्रिंग सीट पे बैठ के हम टीम लीड बनकर, टीम बनाकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। सब लोग जो है ना अपने अपने डब्बे में बैठ के अपने मठाधीश बन रहे हैं, अपने अपने
हमें बड़ी बड़ी ईगो पालनी है, हमें इस ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें देश हित के बारे में सोचना पड़ेगा, देश हित के बारे में काम करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करते हैं तभी हम अपने देश का भला कर पाते हैं, और तभी जो है ना माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि कर्मयोगी, हम लोग जो है ना सही मायने में कर्मयोगी होंगे। अदरवाइज हम जो है साठ गांठ के षड्यंत्र के हिस्सा बन जाएंगे। हर डिसीजन में जो है ना कोई षड्यंत्र छिपा हुआ है। सरकार बदलेगी तो जो है ना उनमें केसेस रजिस्टर होंगे, या परिवार जो है वही लोग जो है सत्ता में बने रहते हैं क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं। तो अब उस बात की भी संभावना कम रहती है कि लोग बाग सत्ता में बाहर रहते तो जो है 1,500 की जो है चार्जशीट बनाते हैं, तो सत्ता में आने के बाद वो जो है किसी का नहीं करते। क्यों? क्योंकि वही लोग जो कि जेल में जाने वाले हैं वो उसी जगह सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए जो है ना उसको पकड़ने की किसी में क्षमता ही नहीं है। तो सत्ता के बदलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में कर्मयोगी कंट्रीब्यूट करें और सही मायने में वो कर्मयोगी बने और देश की प्रगति का हिस्सा बने और देश को आगे बढ़ाने में जाएं, और देश का जो है ना नॉट ओनली दिस ब्यूरोक्रेट बल्कि सोसाइटी का हर स्ट्रेटा दे शुड कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा चरित्र अच्छा होगा, हमारा आचरण अच्छा होगा, और हम अच्छा कर पाएंगे। मेरे ख्याल से गोस्वामी जी आप इस बात से सहमत होंगे, और जो बात मैंने कही है अब उसको गीता ज्ञान से आप थोड़ा सा जोड़ के और उसका थोड़ा सा विवेचन करिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, और हम लोग का जो है ना कहने का तरीका अलग है, नजरिया अलग है। हम उस बात को बाहर से अंदर की तरफ की यात्रा की तरफ कह रहे हैं, आप जो है ना अंदर से बाहर की यात्रा कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जाके जुड़ रहा है। और देखा जाए तो सही मायने में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि सिक्के का एक हिस्सा नहीं रहेगा तो दूसरा भी जो है ना उसके दूसरे के बिना वो पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है जो अभी अपन ने चर्चा की है उसको गीता के ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में आप उसको कैसे देख रहे हैं, एंड हाउ जो है एग्जैक्टली वी कैन मेक अवर कंट्री अपराध मुक्त। कैसे हम उसे केवल अपराध मुक्त कहने से भी काम नहीं चलेगा, हमें उसे हेल्दी, वेल्दी और एक अच्छी सोच और अच्छे उससे रहने वाला है। अल्टीमेटली जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। धन जो है, जो अभी मोदी जी ने डिनोटिफाई कर दिया था, वो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो आपके जीवन का लक्ष्य है कि आप जो है खुश रहें, आपको ब्लिसफुल मूवमेंट रहे और आपका जीवन सार्थक हो, और इसके बाद जो यदि कहा जाए कि जो मोक्ष या व्हाटएवर वो आप प्राप्त कर सकें। तो वो उसको प्राप्त करने के लिए हमारा चरित्र, हमारा सोच, हमारा करने का तरीका वो भिन्न होना चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं ये बात मान के चलना चाहिए कि हम लोग सिर्फ निमित्त मात्र हैं, कर तो कोई दूसरा ही रहा है। ठीक है ना, हम ये भ्रम ना पालें कि हम कर रहे हैं। हम ब्रह्मास्मि। हम इसमें बहुत महत्वपूर्ण गीता की जब चर्चा पर आए तो इसमें दो श्लोक मैं आपके सामने कोटेट करना चाहूंगा गीता के। एक 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है। वो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, आज की ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में और ये किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सब जगह बिल्कुल गुप्ता जी फट बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोघासा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेत सह राक्षसिम आश्रमी चैव प्रकृति मोहिनी श्रता। कि आज उच्च स्तर का जो नेतृत्व है या प्रबंधन है या व्यवसाय है या उद्योग है या शिक्षा वर्ग है, उस ब्यूरोक्रेट्स पर गुप्ता जी इस श्लोक को थोड़ा 9 के बारे में को थोड़ा फोकस करके देखिए। भगवान का 5000 साल पहले का ये श्लोक, वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन, शब्द देखिए विक्षिप्त चित्त अर्थात मेंटल, भगवान घोषित कर रहे हैं। अज्ञानी जन अर्थात कितनी भी डिग्रियां उनके पास हो लेकिन वो अज्ञानी है।
राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी अमानवीय प्रकृति, उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में बड़ी अच्छी तरह किया है। उसको अगर हम लोग देखें कि भगवान ने क्या वर्णन किया है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसको कैसे देख सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के भोगने के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करते हैं, अन्याय पूर्वक। और जो अपराध, शोषण और अन्याय है, ये इसके अंतर्गत स्वतः आ गया। हम लोगों की जो दृष्टि है, और भगवान ने इसको देव आसुर संपदा 16वां अध्याय जो है विवेचन में, कि आज 10 लाख प्रॉफिट ले लिया, फिर 10 करोड़ का ले लूंगा, फिर 100 करोड़ को ले लूंगा, ये अंधी दौड़, ये प्रकृति के विनाश के साथ में मानव विकास का भी एक साधन है। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, हर व्यक्ति की, हर परिवार की अपनी शक्ति है, क्षमता है। अगर उस शक्ति, क्षमता और समय के बहुत शोषण करते हुए से हम काम लेंगे या उत्पादन करेंगे, ये कृषि और दूसरे उद्योग क्षेत्र में भी आता है, तो उसमें प्रकृति का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शोषण होगा। और वो प्रकृति सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की जो हम बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो जल हो, या वायु हो, या आकाश हो, या अग्नि हो, वो एक कल्याण की जगह विनाश का साधन ले लेगी। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और जो जीवन सुरक्षा की हम बात करते हैं, जीवन आनंद की बात करते हैं, और एक कल्याण की बात करते हैं, वो सारा ध्वस्त हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी इसमें हमारे यहाँ आती है कि एक व्यक्ति ने एक राजा को बोला कि साहब, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे को अगर जमीन मिल जाए तो मैं साहब बहुत कुछ कर सकता हूं, बड़े आनंद से जीवन व्यतीत कर सकता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी शासन प्रशासन इस प्रकार के काम करता है। अब उसे व्यक्ति को, उस राजा ने पूछा कि कितनी जमीन चाहिए? बोले साहब जितनी आप दे सको। बोला मेरा तो पूरा राज्य है, तू कितनी चाहता है? तो अच्छा, एक नियम तेरे लिए बना देते हैं कि तू जितना दौड़ सकता है, जहां तेरी दौड़ खत्म होगी वो जमीन तेरे को मिल जाएगी। भान साहब मैं तो बड़ा हेल्दी हूं और इतना दौड़ सकता हूं कि आप भी अचंभित कर जाओगे। तो राजा ने किया ठीक है, डन, और उसने दौड़ना चालू किया। अब वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, और उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि जितना दौड़ूंगा उतनी जमीन मेरी हो जाएगी। अब वो हाँफने लगा, थकने लगा, लेकिन उसको एक लालच था कि अगर मैं नहीं दौड़ा तो ये जमीन कम पड़ जाएगी। अब वो दौड़ते दौड़ते इतना मतलब थक गया कि वो वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। सब उसने कर्म भी किया, उसके सामने लक्ष्य भी था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? ना उसको, ना उसके परिवार को लाभ हुआ। क्या आज हमारी स्थिति जो चल रही है, 9वें का 12वां श्लोक जो मैंने बताया कि हमारी आशाएं, कामनाएं इतनी बढ़ गई और हम अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल या बुद्धिजीवी समझने लगे कि हमसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है, और इस प्रकार के दिन रात कर्म करते हैं कि अपने स्वास्थ्य को भी हम खत्म कर देते हैं। स्वास्थ्य खत्म होने पे बीमारियां घेर लेती हैं, और बीमारी से मुक्ति के लिए फिर धन को खर्च करते हैं और फिर जीवन ही खत्म हो जाता है। यही प्रोडक्शन के क्षेत्र में आ रहा है कि एक क्षेत्र में साहब इतना प्रोडक्शन, ये लाभ, उस लाभ की अंधी दौड़ में हम उस प्रकृति को एक तरह से बंजर बना देते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट कर देते हैं। और ये व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है, एक समाज के ऊपर भी लागू होता है, एक क्षेत्र के ऊपर, देश के ऊपर भी लागू होता है, और विश्व के ऊपर भी लागू होता है। कृष्ण के इस जीवन के उस दर्शन को समझने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, और विकास और उसका आनंद वो किस प्रकार से भोग कर सकता है। अगर वो भोग नहीं कर सकता और उसका समान अधिकार, मतलब सबके कल्याण के साथ में अपना कल्याण है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि सबके कल्याण में ही अपना कल्याण छिपा हुआ है। और शायद वो यदि पहले से ही अनुमान लगाता कि हमें कितनी आवश्यकता है, तो वो वहां पे रुक जाता जहां पे कि उसकी आवश्यकता पूर्ति हो रही थी, और उसको वो ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाता।
तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये लालच और जो एक कहना चाहिए कि एक मरीचिका जैसा जो है ना उसके पीछे। हेलो, आपकी तरफ से नेट गया है? अच्छा, ओके ओके, तो मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना? और आप जैसे ही संभव होता है आप ज्वाइन करिए, ठीक है? ओके ओके ओके। तो अभी गोस्वामी जी ने फोन किया है और उन्होंने कहा है कि उनके एंड पे थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है, तो जैसे ही उनके नेट की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है तो वो ज्वाइन करेंगे। और लीजिए अपन इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो गीता का ज्ञान है वो कर्म की बात करता है, और जैसे कहा जाता है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और कहा है कि, और उसका रीजन यही है कि जो कर्म है वो आप वर्तमान क्षण में कर रहे हैं, जो उसका फल है वो भविष्य में आने वाला है, और भविष्य पे आपका नियंत्रण नहीं है। लिहाजा वी मस्ट लिव इन प्रेजेंट, और भी जो हम प्रेजेंट में रह रहे हैं उसको हमें मैक्सिमाइज करने की भी जरूरत है। अब मैं इस समय का उपयोग करते हुए थोड़ा सा एक ओरिजिनल बात करता हूं। स्पिरिचुअलिटी मैं तमाम जो है, चूंकि मैं सभी बड़े स्पिरिचुअल लीडर से जुड़ा हुआ हूं, आप नाम लीजिए, और मैं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क में हूं, उनसे जुड़ा हुआ भी हूं। और यदि हम बारीकी से देखें तो जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चाहे वो आपका वासुदेव जग्गी जी हो, सदगुरु जी, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हो, चाहे ब्रह्म कुमारी आश्रम हो, चाहे जो है गायत्री परिवार हो, ये सभी लोग जो है आपके अंदर में जागरण कर रहे हैं, और आपके अंदर जो है ज्ञान के माध्यम से सद्विचार पैदा कर रहे हैं, और उस सद्विचार के कारण आपके चित्त में जो है शांति आ रही है, आपके स्वभाव और आपके आचरण और आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। तो जो स्पिरिचुअल यात्रा है, जो ज्ञान की यात्रा है, वो अंदर से बाहर की यात्रा है। मतलब हम पहले आपको प्रभावित करके आपके अंदर के ज्ञान को जो है बढ़ा रहे हैं, और फिर हम उसको ले जाके आपके आचरण, स्वभाव, सोच और कर्म में परिवर्तन ला रहे हैं। अपराध मुक्त भारत की जो परिकल्पना है ये बिल्कुल जो है उसी से कॉन्ग्रुएंट है, और वो जो है बाहर से अंदर की यात्रा है। कहने का मतलब है कि अपराध का संज्ञान, अपराध का जो है डिटेक्शन, अपराध सभी अपराधों का कन्विक्शन, फिर ऐसी क्षमता जिसके माध्यम से अपराध होने के पहले ही उनको रोकने की क्षमता, और फाइनली यदि आप सभी अपराधियों को जान रहे हैं, यदि आपके पास टेक्नोलॉजी का दिव्य चक्षु है, या आपको कह सकते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी का चित्रगुप्त अवेलेबल है और उसको सबका लेखा जोखा मालूम है, तो हम उस अपराधियों को रिहेबिलिटेट करके हम एक अपराध मुक्त भारत की जो है भूमिका और एक आधारशिला रख रहे हैं। अब इसमें जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, इसका जो वायलेशन है, वो वायलेशन कैप्चरिंग पब्लिक कर रही है, और चूंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो वायलेशंस हर कोई कैप्चर करने के लिए सक्षम है और कानूनी रूप से जिम्मेवार भी है। सेक्शन 39 सीआरपीसी रेड विद सेक्शन 43 आल्सो, उसे गिरफ्तारी करने का भी अधिकार है। तो वो ऐप के माध्यम से यदि आपके वायलेशन का प्रूफ जो है वो कैप्चर करता है, डेट टाइम लोकेशन के साथ वो स्टैंप हो जाता है, फिर वो सक्षम अधिकारी के पास जाके उस पर उसका सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो चालान बन जाता है, और वो चालान जो है फिर अपराधी के पास पहुंचता है इंटरनली, एंड उसको उसका प्रूफ दिखाया जाता है, चालान दिखाया जाता है, और उससे कहा जाता है कि आप पेमेंट लिंक पे
क्लिक करके अपना साइन जो है पेमेंट कर सकते हैं, वो भी कन्वीनियंस के साथ, और 50% पैसा सरकार को, 50% पैसा जो है वो पब्लिक को मिलेगा। और यदि अब आप अनुमान करिए कि एक व्यक्ति जो है बिना हेलमेट के बाहर निकलता है और उसको जो है ना 100 आंखें जो है ना देख रही हैं और 100 लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया और वो रूट होके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर पे पहुंचा, इसके बाद वो चालान में कन्वर्ट हुआ, और यदि 100 सभी चालानों को यदि अपन माने और उसमें जो है ना 2000 के हिसाब से पेनल्टी माने, तो 2 लाख की पेनल्टी हो गई। यदि हम उसको छोटा कर लें कि 10 लोगों ने ही देखा तो भी 20,000 की पेनल्टी हो गई। क्योंकि 20,000 की पेनल्टी जो है का भुगतान करना उसके लिए संभव नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसकी धर्मपत्नी, उसके बच्चे उसके ऊपर जो है ना भारी पड़ेंगे, उसको फोर्स करेंगे उसके आचरण में परिवर्तन लाने का, और फिर वो वायलेशन नहीं करेगा, वायलेशन बहुत मुश्किल से करेगा। तो टेक्नोलॉजी इज फोर्सिंग टू मॉडिफाई योर बिहेवियर। तो जो चीज हम स्पिरिचुअल मार्ग से अंदर से बाहर की तरफ जाके हम यात्रा कर रहे थे, टेक्नोलॉजी उसी काम को बाहर से ले जाके आपके लिए ऑप्शन नहीं छोड़ रही है कि आप जो है रूल का वायलेशन करें, अपराध करें, एंड आपके धीरे धीरे शुरू में हो सकता है कि आप अंडर फोर्स रहें, आपको लगे कि यदि हमने अपराध किया तो हमें इतने पेनल्टी देना पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, आपके आचरण का हिस्सा बन जाएगा, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि स्पिरिचुअल जर्नी और जो गीता की जर्नी है, ये दोनों एक जगह जाके जो है इकट्ठी हो रही है, और अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट यू इन ए रूल कंप्लायंट पर्सन। हम जो है एक रूल कंप्लायंट पर्सन, जिसमें कि ढेर सारा जो है मनी और रेवेन्यू वुड बी फ्लोइंग, और इस रेवेन्यू के माध्यम से हम अपने देश की पर कैपिटा इनकम 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और जीडीपी भी मल्टीपल टाइम्स जो है ना बढ़ेगी संभव। और उसके जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके माध्यम से वी कैन स्टे हेल्दी, वी कैन स्टे वेल्दी, एंड we can be जो है take the country in a different projectile। हमें जो है एक वैभवशाली, एक हैप्पी, एक अच्छा जो है राष्ट्र के रूप में स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम डेवलपमेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, सोच के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, आचरण के हिसाब से, रूल कंप्लायंट सोसाइटी के हिसाब से हम जो है निश्चित तौर पे जो है अपने आप को विश्व में स्थापित कर पाएंगे। तो चूंकि अभी आज का जो मुख्य जो विषय रखा गया था कि गीता कैसे जो है ना हमारे आचरण को गाइड करे, तो हमारे गोस्वामी जी ने काफी अच्छे ढंग से जो है उस बात को सामने लाया। उन्होंने गीता के उन श्लोकों का भी जो है ना यहाँ पे उल्लेख किया, जिसमें कि हमारे जो है हमको जो है मार्गदर्शित करने का भगवान ने स्वयं जो है गीता में अपनी भाषा में जो है ना उसका उल्लेख किया है। अभी समय आ गया है कि हम गीता ज्ञान, टेक्नोलॉजी और इन सब का जो है सामूहिक एक प्रोडक्ट के रूप में जो है पेश करें, क्योंकि आज का जो भाषा है, आजकल का जो मॉडर्न जो है युग है, इस मॉडर्न युग में हमें मॉडर्न युग की तरह ही बात करना होगी। तो हमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करते हुए एक जो है इस तरीके का जो है ना स्टार्टअप का यूज करते हुए एक मॉडल लाके और जो है इन 5 सर्टेनिटी के साथ हमें अपराध मुक्त भारत जो है का निर्माण करना चाहिए। और यही संभवतः गीता ज्ञान है। यही जो है, क्योंकि अब जो कहते हैं ना कि यदा यदा से धर्म से गिलानी, धर्म की बहुत गिलानी हो चुकी है। अब समय आ गया है कि उसे रोका जाए और उसे शक्ति के साथ रोका जाए। तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूं
कि जो एक क्राइम फ्री भारत का जो दिव्य स्वप्न है, इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक पिलर टेक्नोलॉजी है, दूसरा पिलर है लेजिस्लेटिव पिलर, और तीसरा पिलर है जन समर्थन पिलर। टेक्नोलॉजी पिलर में ढेर सारे जो है 54 यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे फ्रीलांस जो है स्टूडेंट्स, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, और ये सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो है वी आर क्रिएटिंग n number of modules, n number of solutions, and they are being integrated to provide 5 certainties. So certainty number 1, certain registration of crime even without going to थाना। इसमें ट्विन जो है सर्टेनिटी है कि जो झूठी रिपोर्ट करेगा उसको भी सर्टेनिटी के साथ प्रोसिक्यूट किया जाएगा। देन देयर इज अ सेकंड सर्टेनिटी, जिसमें कि हम जो है डीबर्डनिंग ऑफ पुलिस कर रहे हैं, गारंटी ऑफ प्राइवेसी दे रहे हैं, उसको स्टेट ऑफ आर्ट इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से एक साधारण सा पुलिस ऑफिसर वो सब इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा जो अभी ना उसके रडार में है, ना ही उसके सोच का हिस्सा है। तो देन उसको हिस्टोरिकल डाटा से सपोर्ट मिलेगा, IoT डिवाइस, CCTV डिवाइस से जो ना सपोर्ट मिलेगा, और जो 91 के तहत उसको एविडेंस को रिक्विजिशन करने की शक्ति कानून ने दी हुई है, उस कानून, उस शक्ति का संधारण के लिए भी जो है ये सिस्टम उस पुलिस अधिकारी की मदद करेगा। और फाइनली हम ये जो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, इसको हम कोर्ट में नहीं ले जा रहे हैं, इसको हम ढेर सारे एक्सपर्ट्स जो सिस्टम क्रिएट करेगा, हम उनके पास ले जाएंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ सेक्शन 45 के तहत हम कोर्ट में ले जाएंगे, और उसके साथ में सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी भी रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी रहेगा, और ये सभी एविडेंस जो कि बड़ी मात्रा में होंगे, जो कि कॉन्टेम्पलेशन ऑफ क्राइम से लेके प्रिपरेशन ऑफ क्राइम से लेके कंडक्ट बिफोर द क्राइम, कंडक्ट ड्यूरिंग द क्राइम एंड कंडक्ट आफ्टर द क्राइम, इन सबको समेटते हुए इतना ज्यादा एविडेंस होगा कि अपराधों का डिटेक्ट ना होना ये संभव ही नहीं है, बल्कि उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन और क्रॉस मैपिंग के द्वारा आप एक अपराध की विवेचना कर रहे हैं और मालूम पड़ा कि 100 अन्य अपराध जो है डिटेक्ट हो रहे हैं। इस तरीके का जो है ना पावरफुल सिस्टम होगा। तो दैट विल बी दैट सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन एंड सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। जब हम सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर हेल्पिंग आउट कोर्ट आल्सो, वी आर हेल्पिंग आउट बाय हैविंग ए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम। जो अभी जो ट्रायल कुछ हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, दे आर जस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बट दिस सिस्टम विल बी इलाबोरेट video based trial system which will be making things very transparent, very prompt, very fast. आगे चल के हमारे गवाहों को कोर्ट में नहीं आना होगा, संभवतः जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो है कोर्ट के विटनेस सेंटर्स होंगे, हम मोबाइल सेंटर्स भी रख सकते हैं जहां पर कि उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा, जहां कि उसको कोई किसी भय में नहीं है ये वेरीफाई किया जाएगा, और बहुत ही इलाबोरेट ढंग से जो है एविडेंस जो है और विटनेस के जो डिटेल है वो आ पाएंगे। जो डॉक्यूमेंट बेस्ड थिंग है उसमें भी ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। हम जो है ना फॉल्स और ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट में पेश किए गए हैं और वो जो कि फोर्स्ड हैं, शायद वो भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और हम जो है कोर्ट में उनको भी प्लीड कर पाएंगे। फिर जो है सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड CCTVs एंड IoT डिवाइसेस जिसकी संख्या जो है बहुत वाइड हो जाएगी, बिकॉज उनके माध्यम से बहुत मोटी जो है रेवेन्यू स्ट्रीम मिलने वाली है, लिहाजा एवरीबडी वुड इंस्टॉल CCTV एंड IoT डिवाइसेस एंड प्रॉब्ली कुछ भी छिपना जो है ना मुश्किल होगा, और उसकी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के आधार पर हम आसानी से ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि अभी अपराधी अपराध करने की नीयत से निकला हुआ है, और हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उसे अपराध करने के पहले इंटरसेप्ट कर पाएंगे। और जब सभी अपराधी हमको ज्ञात हैं तो हम उन अपराधियों को रिहेबिलिटेट भी कर पाएंगे।
आओ हम सब मिलके ऐसी व्यवस्था को स्थापित करें। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग क्राइम फ्री भारत जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, इसका प्रचार प्रसार करें, इसको जन जन तक पहुंचाएं। आप अपने लेवल पे क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप बनाएं। पीक में एक बार आप लोग जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर, क्योंकि कोरोना का समय है तो आपको मिलने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है उसको चर्चा करें। आपके जो अच्छे वीडियोज हैं वो आप मुझे भेजें, हम उनको यूट्यूब चैनल पर जो है ना अपलोड करेंगे। मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपने के बीच में जिनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जो जिनके जो है ना कहने से जनता को ज़्यादा असर पड़ेगा, ऐसे लोग जो है क्राइम फ्री भारत के सपोर्ट में छोटे छोटे वीडियो बनाएं और वो वीडियो यदि हम तक पहुंचेंगे तो हम उन्हें क्राइम फ्री भारत चैनल पे अपलोड करेंगे। बहुत ही जल्दी जो है ना क्राइम फ्री भारत का अपना जो है ना पोर्टल लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको रिपोर्टिंग की फैसिलिटीज भी हम दे रहे हैं। तो जो काम हम पहले सिस्टम के अंदर से कराने के मूड में हैं, अभी हमने एक वीक पहले ये निर्णय लिया है कि हम वह काम जो है सिस्टम के बाहर से कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ढेर सारे लॉ के स्टूडेंट्स, लॉ की फैकल्टीज हमारे साथ है, तो हम उनका डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना टीम बना देंगे और उनके माध्यम से जिस अथॉरिटी को जो काम करना है, चाहे 154(1) के तहत थाना प्रभारी को वो काम करना हो, चाहे 154(3) के तहत एसपी को काम करना हो, चाहे 153 के रेड विथ वन सेक्शन 190 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट महोदय को ये काम करना हो, या कुछ बिरले केसेस में सेक्शन 482 के तहत जो है हाई कोर्ट को करना हो। तो ये सिस्टम जो है, जो वकीलों की जो टीम्स रहेंगी, दे विल जो है ना परसू इट विद द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी फ्रॉम आउटसाइड। हाउएवर जो हमारा क्राइम फ्री भारत का मिशन है वो अंदर से इस काम को करने के लिए जो है ना बनाया जा रहा है, लेकिन जब तक ये मिशन ग्राह्य होता है और बाहर से जब तक ये काम हो पाता, अंदर से जब तक ये काम हो पाता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का जो है वो लगेगा, गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट लगेगी, गवर्नमेंट के द्वारा उसको करना होगा, तो तब तक जो है ना यही काम हम बाहर से पब्लिक की टीम्स बनाकर, वकीलों की टीम बनाकर हम ये कर पाएंगे। और न केवल हम जो है संज्ञेय अपराधों में, बल्कि हम असंज्ञेय अपराधों में भी जो है ना आम जनता की मदद कर पाएंगे। हमारे जो है वकीलों की टीम जो है वो सेक्शन 200 से 204 के तहत प्राइवेट इस्तिगासा पेश करेंगे। और जो सिस्टम जो है, जो जब तक अंदर पहुंच के ये काम करता है, क्योंकि ये नेशनल पुलिस मिशन भी है क्राइम फ्री भारत, जब तक उस अंदर से घुस के जो है शासन के द्वारा वो नोटिफिकेशन निकलता है, नेशनल अथॉरिटी बनती है, तब तक जो है संभवतः हम यही काम सिस्टम के बाहर से रह के भी करने की कोशिश करते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जो है ना क्राइम फ्री भारत को बहुत अच्छे ढंग से पब्लिक के सामने जो है ना रख पाएंगे। पब्लिक में जो है ऑलरेडी उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रहेगा और उससे जो है एक बहुत बड़ा जो है भला जो है ना हो सकेगा, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी रहेगी। इसके लिए जहां कानूनी सपोर्ट ग्रुप्स हैं वो तो बनाए जा रहे हैं जैसा कि बताया गया है, और ये पब्लिक के सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से भी इतना जन समर्थन पैदा कर दिया जाए कि उस जन समर्थन से हम शासन को इस बात का जो है प्रेशर क्रिएट कर पाए कि यही उचित है, यही राष्ट्रहित में है, यही जनहित में है, यही पब्लिक के हित में है, यही डेवलपमेंट के हित में है, और संभवतः ये पब्लिक का फंडामेंटल राइट भी है। तो इस राइट को जो है ना उन तक मिले, और ये क्राइम फ्री भारत जो मिशन है ये उनका यह राइट उन तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो हम आप सबका आह्वान करते हैं कि कृपया क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जुड़े। आगे चल के जो है आप पोर्टल के माध्यम से भी जुड़ पाएंगे, उसमें सभी तरीके के सोशल मीडियाज का इंटीग्रेशन होगा, और उसमें जो अन्य भारत हैं उनका भी जो है उसमें डिटेलिंग होगी
कि कैसे जो है सिस्टम ना केवल क्राइम फ्री भारत बल्कि जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत कैसे पैदा कर रहा है, ग्रीन हर्बल न्यूट्रिशन रिच मेडिसिन फ्री हेल्दी भारत कैसे क्रिएट कर रहा है, मिल्क रिच भारत कैसे क्रिएट कर रहा है, हनी रिच भारत कैसे क्रिएट कर रहा है, मशीन इक्विपमेंट रिच भारत कैसे यूज कर कन्वर्ट कर रहा है, और फाइनली जो है बिना पानी के कुछ नहीं होता है, तो अंडरग्राउंड वाटर रिच जो है ना भारत भी पैदा करने की जो मुहिम है वो जो है की जाएगी। इसमें ढेर सारे स्टार्टअप्स होंगे, ढेर सारे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, ढेर सारे रिसर्च पेपर होंगे। Probably we would be in position to influence the very thinking of our youth. हम सरकारी नौकरी की बजाय एंटरप्रेन्योर के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से बड़ी संख्या में जॉब पैदा कर पाएंगे, और उससे ज़्यादा बहुत सारे हम फ्रीलांस एक्सपर्ट्स पैदा कर पाएंगे, और आम पब्लिक के लोग चाहे वो किसी भी सोसाइटी से, किसी भी स्ट्रेटा से हों, उनको बहुत हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और उस हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से जो है उनकी पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी होगी। हमारी पर कैपिटा इनकम शायद 3 गुना से भी अधिक बढ़ जाएगी। आइए हम इस दिव्य स्वप्न को हकीकत में बदलें। जय हिंद, जय भारत।